नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ मौजूद है जिला गाजियाबाद से कांग्रेस नेता नसीम खान। इनसे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शहर के अंदर, जिले के अंदर कोई भी मुद्दा हो, यदि कोई तेज तर्रार तरीके से निकलकर सामने आता है, सत्ताधीशों की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उन नामों से में एक नाम नसीम खान का भी है। अभी मौजूदा समय में भी नगर निगम के ऊपर लगाम लगाई गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे आखिर क्या सारा माजरा है और नसीम खान किस तरह जिले के अंदर अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका बहुत स्वागत है। और अभी मौजूदा समय में आप काफ़ी चर्चा में रहे, मैंने देखा। नगर निगम के बाहर दिख रहे हैं, जनता के बीच खड़े हैं, आपकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और मीडिया में भी आप छाए रहे। क्या ऐसा मुद्दा रहा? देखिए, गाजियाबाद जहाँ आप बैठे हैं ये बहुत कमर्शियल शहर है और हर आदमी यहाँ से, पूरे हिंदुस्तान से आदमी यहाँ पर है और सब अपनी रोजी रोटी के भागम भाग में है। और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कुछ परिवार हैं, कुछ घराने हैं यहाँ पर जिनका राजनीतिक प्रभुत्व रहा है और उन्हीं के पीछे लोग हैं। इसके अलावा नई लीडरशिप यहाँ इसलिए भी नहीं पनप पाती क्योंकि यहाँ मेन पावर की नई जो जनरेशन सरकार में राजनीति में आना चाहती है, वो क्योंकि धनाढ़ वर्ग से पैसों वाला शहर है तो वो लोग सरकार की तरफ भागते हैं। समाजवादी आएगी तो समाजवादी की तरफ चले जाएंगे, बसपा आएगी तो बसपा की तरफ चले जाएंगे और भाजपा आई है तो भाजपा की। जो बसपा में थे पहले वही फिर समाजवादी में आ गए। बड़ी बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, इंडिका, वो क्या कौन सी बोलते हैं, वो टाटा की सफारी। तो जब समाजवादी के बाद भाजपा की आई तो उसमें से 70% वर्कर जो है भाजपा में चला गया। तो यह सरकार के साथ ज्यादा होते हैं। अब हम 35 साल से 37 साल से सरकार में नहीं है। जिनके जो पार्टी है सरकार में नहीं है, उनके लिए आदमी का इकट्ठा करना अपने पीछे बहुत भारी काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्यारेलाल शर्मा हुआ करते थे, सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी के पिताजी, बहुत इस शहर के एक बड़े नामी आदमी थे जो लोगों के लिए काम करते थे, रिक्शों पे घूमते थे, घर घर घूमते थे। और बुद्ध प्रिय मौर्य जी यहाँ हुए हैं जिन्होंने गाजियाबाद बनाने का काम किया। सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी हमारे सांसद रहे कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ हुए हैं। बिल्कुल। तो इनका जो समय था, एक जनरेशन गैप चला गया। कांग्रेस में नए लोग आए नहीं और जो लोग हैं तो उनको शायद, जो नए लोग आए उन्हें पता नहीं है कि स्वर्गीय प्यारेलाल शर्मा जी, सरदार तेजा जी जो पहले विधायक रहे हैं, या सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी का काम करने का स्टाइल क्या था। उनको इस बात की जानकारी नहीं। इस चमक धमक के कमर्शलाइज दौर में राजनीति केवल पार्टी के कार्यालय और कार्यालय से निकल के बड़ी बड़ी गाड़ियां और अधिकारियों के कार्यालयों में, ऑफिसों में दलाली, इन तक सीमित रह गई है। इसके बीच में अगर जो कुछ छूटता है तो वो जनता की आवाज और जनता का साथ और जनता के लिए खड़ा होना, वो छूटता है। और ये बड़े लंबे समय से गैप था। अब मैं अगर किसी मुद्दे को लेकर के मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सीखता हूं, कोशिश करता हूं कि लोगों ने कैसे राजनीति करी, सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी शहर में कैसे कामयाब हुए, वो एक मेंबर से, वार्ड के मेंबर से और देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा तक पहुंचे, कैसे गरीब आदमी राजनीति के शिखर तक पहुंचा, कैसे स्वर्गीय पूर्व विधायक प्यारेलाल शर्मा जी इस शहर के बड़े नेता बने। जब हम ये पढ़ते तो हमें पता चलता है कि वो लोगों के बीच में जाते थे। जब किसी मुद्दे को लेकर मैं लोगों के बीच में जाता हूं, उनसे बात करता हूं, उनसे संवाद करता हूं, पीछे कोई है नहीं इसकी परवाह नहीं, माइक लेके चौराहे पे खड़े होकर बात करता हूं, उनसे पूछता हूं। और फिर जब लोग इकट्ठा होते हैं, सुनते हैं, वो विजुअल आते हैं, वो वीडियो आते हैं, तो लोगों को लगता है कि नया स्टाइल है। ये नया स्टाइल नहीं है। मैं शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये नया स्टाइल बिल्कुल नहीं है, ये पुराना स्टाइल है। ये इंदिरा जी के समय का स्टाइल, ये नेहरू जी के समय का स्टाइल है। यही तो स्टाइल कांग्रेस में खो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस आज बहुत कमजोर है, बैकफुट पे है। तो इसलिए शायद लोगों को लगता है, इसीलिए आप भी बोल देते हैं, सब बोल देते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं, ना मैंने इतना कुछ किया। हाँ, टीम मेरे पास है इस शहर के अंदर। इस शहर के अंदर किसी भी आवाज को उठाने के लिए 100 लोग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
मैं विधायक नहीं हूँ, पार्षद नहीं हूँ, यहाँ तो विधायकों पे टीम नहीं है। मैं बताऊँ आपको, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक मैंने ऐसे देखे जिन्होंने आज तक अपना जातीय, अपना पर्सनल प्रोग्राम नहीं किया, पार्टी के प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत सारे विधायक है जिनकी हैसियत नहीं है। इस गाजियाबाद शहर में भीड़ इकट्ठा करना सर से लेकर पैर की एड़ी तक पसीना बहाने के बराबर है इस गाजियाबाद में। अच्छा, अभी नगर निगम में टैक्स को लेकर बवाल चल रहा था, देखा गया आपको नगर निगम के में भी धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों के पास खड़े हैं। और जब अभी अंतिम बार हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, उस दिन ये फैसला वापस ले लिया गया था। लेकिन सभी लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों और सबसे बड़े बीजेपी के लोग भी, अपने सर सेहरा क्यों बांध रहे हैं कि अरे ये हमने करा दिया काम। आखिर आपको क्या लगता है कि ये काम अगर हुआ है, कानून वापस, इस तरह का नियम वापस लेने का, तो इसमें किसका श्रेय है, किसको श्रेय लेना चाहिए, क्या है इसमें मामला? देखिए, मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हूं कि मैंने इस मुद्दे पर पिछले 12 दिन 4 से 5 घंटे इस शहर के सड़कों पे, गलियों पे खाक छानी है। और कल मैं नगर आयुक्त को वे हस्ताक्षर देने भी जा रहा हूं, धन्यवाद करने कि आपने वापस लिया, तो शहर की मूल भावनाएं हैं और अपना गला फाड़ा। लेकिन मैं बिल्कुल भी श्रेय वाली राजनीति पर यकीन नहीं करता हूं। शहर जिसके बारे में बोल रहा है श्रेय उसे जाता है, लोग जिसके बारे में बोल रहे हैं श्रेय उसे जाता है। मेरे पे सैकड़ों कॉल हैं, मोबाइल पे फोन है कि आपको बधाई, आपको धन्यवाद। जिन जिन लोगों के मैंने हस्ताक्षर करा, जो व्हाट्सएप पे हैं, वो मेरे मोबाइल पे आज ग्रुप बन के पड़ चुके हैं। अगर मैंने 2000 हस्ताक्षर कराए तो 1500 नंबर मेरे मोबाइल पे हैं। और उन 1500 लोगों में से जब मैं नमस्ते करता हूं, गुड मॉर्निंग करता हूं, उनको कहता हूं कि आपने साथ दिया, तो वो कहते हैं इसका श्रेय सिर्फ तुम्हें जाता है। बहुत सारे शहर के राजनीतिक लोग भी कह रहे हैं, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं, समाजवादी के लोग भी कह रहे हैं, पत्रकार भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन मैं श्रेय की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। श्रेय की राजनीति, वो बहुत सारे लोगों ने कहा मुझसे कि माला डलवाओ, 10-10 लोगों को इकट्ठा करके करवाओ, मैंने हाथ जोड़ दिए, मेरे बस की नहीं है ये काम, मेरे बस की नहीं। कुछ अपने मन की संतुष्टि के लिए भी तो होता है ना। बिल्कुल। जब मैं राजनीति कर रहा हूं, मुझे श्रेय लेने की होड़ नहीं है। जिसको श्रेय लेना हो श्रेय ले ले। लेकिन जिस दिन विधानसभा का चुनाव लड़ने आऊंगा, जिस दिन लोकसभा का चुनाव लड़ने आऊंगा, उस दिन झोली फैलाकर इस गाजियाबाद की जनता से इसी मेहनत का श्रेय लूंगा वोट के रूप में। तो मतलब आप चुनाव लड़ने का इरादा कर रहे हैं आने वाले? कौन सा नेता नहीं चाहता चुनाव लड़ना? तो कौन नहीं चाहता सदन में जाना? तो आपको कौन सा लगता है, कौन सी ऐसी विधानसभा सीट है गाजियाबाद में जहां पर आप अपना ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त हो सकती है? फरहान भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धौलाना मुस्लिम सीट है, लोनी मुस्लिम सीट है, आप वहां चले। मैं लोनी और धौलाना के नेताओं का हक क्यों मारूं? बिल्कुल। वहां नेता नहीं है क्या? है। धौलाना में नेता नहीं, लोनी में नेता नहीं है, मेरे समाज के या मेरे समाज के नहीं, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे दूसरे धर्म के भी नेता काम कर रहे हैं, उनका हक क्यों मारूं? क्यों मैं गाजियाबाद के अपने लोगों को छोड़ के जाऊं? क्या मुझे गाजियाबाद के लोगों पे भरोसा नहीं है? मुझे गाजियाबाद के हिंदू मुसलमान सब आदमी पर भरोसा है। मैं मंदिर की भी बात करता हूं, मस्जिद की भी बात करता हूं। इसलिए गाजियाबाद मेरा, मैं गाजियाबाद का हूं, मैं गाजियाबाद विधानसभा का हूं, गाजियाबाद विधानसभा के वोटर मेरे हैं। क्यों मैं कामयाब नहीं होऊंगा? ना हो, हर आदमी कामयाब होता है क्या? नहीं होता ना। जरूरी थोड़ी आप विधायक बनो, आप लोगों के दिल में राज करो। मेरी फिलॉसफी यही है। गाजियाबाद के लोग ये कहे कि नसीम खान कोई है, वोट दे या ना दे, जो आंदोलनकारी एक एक साल धरने में बैठे, भूख हड़ताल में बैठे, और जब वो चुनाव लड़ने आए उनको वोट नहीं दिया लोगों ने, क्या उनके उस आंदोलन को नकारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मेरे इस मेहनत को नकारा जा सकता है? नहीं। इसलिए गाजियाबाद मेरा है और मैं गाजियाबाद से बाहर कहीं जाने वाला भी नहीं हूं। गाजियाबाद से ही चुनाव लड़ूंगा। और सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी का जो अधूरे काम है, सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी का जो नाम है, उस गाजियाबाद से उस नाम को मैं नहीं मिटाने दूंगा। मैं कह रहा हूं, भले ही वो मेरे समाज के नहीं, लेकिन मेरी पार्टी के थे, वो मेरी पार्टी के मुखिया थे। उस नाम को और उनका जो ओरा था, उनका जो काम करने का तरीका था, उस तरीके को और उस नाम को कभी मिटाने नहीं दूंगा। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है भारतीय राजनीति में कोई भी चेहरा देखें हम, नया चेहरा भी देखें, कहीं ना कहीं उसकी एक विरासत जुड़ी हुई है राजनीति के साथ, उसको विरासत में राजनीति मिल रही है। आपको राजनीति किस रूप में मिली? विरासत में मिली, किसी के आपने किसी के पास जाकर राजनीति सीखनी चाहिए? आखिर ये कहाँ से उत्पन्न हुआ सारा मामला? देखिए, कोई भी चीज नई पैदा नहीं की जा सकती, उसे तराशा जा सकता है। और मेरा एक पूरा राजनीतिक घराना रहा है। कोई एमपी एमएलए हमारे यहाँ नहीं रहे, हमने एमपी एमएलए बनाए हैं। हमने बहुत सारे एमपी एमएलए बागपत क्षेत्र के अंदर बनाए,
मेरे दादा 30 साल प्रधान रहे हैं, मेरे चाचा 15वीं साल प्रधान है, अभी मौजूदा करंट में प्रधान है। मेरे गांव के आसपास, कोताने के आसपास 3-4 गांव की प्रधानी को मेरा परिवार तय करता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब भी मौजूदा प्रधान हम हैं। हमने राजनीति को वहां से देखा है, हमने छोटी राजनीति को देखा, गांव स्तर की राजनीति को, और वो बहुत टिपिकल राजनीति होती है, बहुत खतरनाक राजनीति होती है। कुछ नहीं है ये राजनीति, वो बहुत खतरनाक राजनीति होती है। इंदिरा गांधी जी, बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, इंदिरा गांधी जी मेरे यहाँ पे 2 बार आ चुकी हैं। तो कांग्रेस पार्टी को हमने देखा है, कांग्रेस पार्टी के लोग रहे। कभी वो कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के गया है तो मेरे दादा ने साफ ये कहा कि आप जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। राजेंद्र शर्मा हमारे यहाँ बड़े नेता रहे, विधायक रहे, वो कई बार पार्टी छोड़ के गए, हमारे दादा ने, वो हम उनके फॉलोवर थे। हम नवाब कोकम हमीद साहब के फॉलोवर थे, बागपत नवाब के, वो विधायक थे। वो कभी भी पार्टी छोड़ के गए, हमारे दादा पार्टी छोड़ के नहीं गए। तो कांग्रेस ब्लड के अंदर थी। हम गाजियाबाद आके 84 में बसे। गाजियाबाद में बसने के बाद पढ़ाई, स्कूलिंग स्टार्ट हुई हमारी, और मैं पढ़ने के लिए अपनी बुआ के यहाँ गया। मेरे गांव में एक बहुत बड़ी मारकाट मची हुई थी प्रधानी को लेकर के, और 15-20 मर्डर हो चुके थे, बहुत बड़ी मारकाट थी। उसकी वजह से कि भाई बड़ा लड़का है, पढ़ ले, इस झगड़े में ना फंसे, तो मुझे कानपुर भेज दिया था। आपको मैं बताता हूं कि मैं जब छोटा सा था, शायद 8वीं में था, मैं 8वीं में, तो अजय कपूर एक विधायक होते थे किदवई नगर से, और वो अभी बाद में विधायक बना। उस समय वो लड़ते थे पार्षद का चुनाव, और सिंबल नहीं होता था कांग्रेस पार्टी का। एक जाहिद नेताजी थे और एक अजय कपूर थे, कांग्रेस के 2 नेता थे। तो दोनों नेताओं को अलग अलग सिंबल मिलता था, दोनों लड़ते थे, सिंबल होता नहीं था पार्टी का। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा सा था, 8वीं में था, तो मैं अजय कपूर की कैंपेनिंग, उनका निशान बत्तख था, और मैं उनके कार्यालय से बत्तख का चुनाव चिन्ह उठा लाया था चुपके से, और मुझे पीछे कोई नहीं होता था। मैं सफेद कॉलोनी में रहता था, और शाम को 1.5-2 घंटे में मोहल्लों में घूमता था, बत्तख 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 बत्तख, जैसे अजय कपूर करते थे वैसे ही करता था, बत्तख बत्तख। ये बात जब मैंने अजय कपूर विधायक बन गए, एक बार मुझे दिल्ली में मिले, तो मैंने उन्हें बताया कि आपका निशान बत्तख था, मैं छोटा सा आपका प्रचारक रहा हूँ, छोटा सा मैं आपका कैंपेनर रहा हूँ। तो बोले मैं भी भूल गया मेरा निशान बत्तख था, और बत्तख था। बोले बत्तख था, या तुम जब के हो। तो वो एक काम करने का स्टाइल, वो राजनीति थी। गाजियाबाद आए, गाजियाबाद में पढ़े, जब थोड़े से बड़े हुए, 1-2 इंसिडेंट हुए, तो उससे लगा कि हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, इस शहर के लिए कुछ करना चाहिए। तो अपना काम धाम से ध्यान हटा करके राजनीति में लगे। राजनीति में समाजवादी का उस टाइम हो रहा था, बसपा का हो रहा था। सिलेक्ट हमने कि हमारी पार्टी कांग्रेस है, और पार्टी में लगा हुआ 2008 से, शायद मैं 2008 से पार्टी में लगा हुआ हूँ, और आज तक पार्टी में लगा हूँ। आगे उम्मीद है कि शायद जीवन के अंतिम समय तक कांग्रेस ही रहे। मतलब डीएनए में है डीएनए में कांग्रेस है, डीएनए। जैसे आपने बात करी धौलाना वाली सीट की, कि मुस्लिम सीट है, वहां से जीतना आसान है, असलम चौधरी वहां विधायक रहे, ऐसा क्या गणित बना कि वहां पर भाजपा का विधायक आ जाता है, जिसे कहा जाता है कि मुसलमान वहां आंख बंद करके जीत जाएगा, और वहां पर भाजपा का विधायक जीत जाता है? क्या समीकरण बने वहां? ठीक है, आपको समीकरण समझने पड़ेंगे। भाजपा कभी नहीं जीतती है, धौलाना कभी नहीं जीती भाजपा, लोनी कभी नहीं जीती भाजपा, और अब भी नहीं जीती है भाजपा। बस वोट उनकी ज्यादा आ गई और हमारी वोट बट गई। 3 बड़े नेता हैं धौलाना के अंदर, बासित अली, कुंवर अयूब अली, और एक असलम चौधरी। हम 35-35 हजार तीनों ले जा रहे हैं। हम 1.25 लाख लेकर के बांट करके अपने आप में, बस सदन में नहीं पहुंच पा रहे। हमने अपने आप वोटें बांट ली। जिस दिन नहीं बटेगी, कैंडिडेट एक होगा, भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं यार। ये बात मुसलमानों को मत समझना। तो चुनाव से पहले भी तो देखिए ये गणित पता होगा वहां की जनता को भी, और जो उम्मीदवार थे उन्हें भी। तो क्या उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था कि वोट बटेगा और भाजपा आएगी? मतलब खुद विधायक बनने की इतनी चाह है, इतनी महत्वाकांक्षा है कि चाहे भाजपा आ जाए लेकिन हमें लगे रहना है। नहीं, मुसलमानों में पिछले 3 चुनाव में बहुत सुधार हुआ है। किस तरह से? और मुसलमान यूनाइट होकर वोट दे रहा है। अच्छा। पिछले 2-3 चुनाव में एकदम यूनाइट हो गए। 2022 में मुझे याद है कि समाजवादी के सामने कांग्रेस वोट को ढूंढती फिरी है, मुसलमानों को वोट नहीं मिला, इसलिए हम 1800, 800, 500, 400 पे रह गए, 2000, 3000 पे रह गए। 95% वोट यहाँ गए। लोकसभा चुनाव में ऐसे ही हुआ, उससे पहले ऐसे ही हुआ। और असलम चौधरी बहुत ज्यादा वोट से नहीं आ रहे, चंद वोटों से आ रहे।
लेकिन वो हार इसलिए गए कि एक दो मुसलमान कैंडिडेट थे, कुछ बिरादरी वाइज, कुछ असलम से नाराजगी, वो लोग थोड़ा सही काम कर देते तो यहाँ हम होते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है देवबंद। देवबंद मुस्लिम सीट है और पूरी दुनिया में देवबंद जाना जाता है, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। और आरएसएस अगर किसी के खिलाफ है पूरी हिंदुस्तान के अंदर, आरएसएस की आंख में खटकता है कोई चीज, तो देवबंद है, मदरसा होने के कारण। लेकिन देवबंद में भाजपा का चेयरमैन है, देवबंद में भाजपा का विधायक भी है। ये बात मुसलमानों को समझनी पड़ेगी। और मैं फिर एक आपके इससे के जो इंटरव्यू के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को ये देखना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा साथ दे रहा है, मुसलमानों में भी देखना पड़ेगा तुम्हारा कौन साथ दे रहा है। अगर कोई ऐसा चेहरा जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तुम्हारे मुद्दों के लिए जेल जा रहा है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है, और वो धार्मिक भी है, समझता भी है, तो आपको फिर सब चीज़ों को छोड़ करके उसके पीछे लगना चाहिए और ताकत देनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लीडर नहीं होगा तो समाज की तरक्की नहीं होगी। अच्छा, जैसे एमआईएम के प्रमुख हैं, हैदराबाद से सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उन पर आजम खान ने भी बहुत टिप्पणियां की हैं, कांग्रेस की तरफ से भी टिप्पणियां होती रही हैं कि ये भाजपा की बी टीम है और इनके हारने से हार रही हैं अदर पार्टी, भाजपा को जीतने में कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं इनके उम्मीदवार। लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा सीट से भी नहीं लड़ते। जिस तरह कांग्रेस बैक फुट पर चल रही है तो सारा इसका श्रेय ओवैसी को नहीं दिया जा सकता कि उसकी वजह से शायद हारे हैं। तो ओवैसी को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए खड़े हैं, या वाकई में कहीं ना कहीं वोट बांटने की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मेरी नजरिया ओवैसी को लेकर बहुत अलग है, और ओवैसी जी को मैं कोई खतरा भी नहीं मानता। और मैं ओवैसी पे लोकतांत्रिक, मैं कांग्रेस का नेता होते हुए ओवैसी की लोकतांत्रिक राजनीति पर बात करूं तो मेरे लिए वो कुछ नहीं है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ओवैसी की कोई हैसियत नहीं है इस भारतीय राजनीति के अंदर, कोई हैसियत नहीं। ओवैसी की इतनी हैसियत है जितनी हैसियत चंद्रशेखर रखी है, कोई हैसियत नहीं ओवैसी बस। और ओवैसी को मैं ई टीम बी टीम भी नहीं मानता। आपने दोनों का स्तर एक तय कर दिया अभी। हाँ, नहीं है, ओवैसी की हैसियत इस भारतीय राजनीति में कुछ नहीं है। ओवैसी काबिल है, पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं। भारतीय राजनीति के अंदर वोटों के आधार पर तोला जाता है लोगों को। आप पे एक सर कम है, यानी एक संख्या सीट पे एक आदमी नहीं है, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं रहे, प्रधानमंत्री नहीं रहे एक वोट कम होने से। तो ये देखा जाता, आदमी को तोला जाता है वोटों के आधार पर। तो ओवैसी को मैं बिल्कुल भी, मैं अगर जो पढ़ा लिखा हूं और मैं भारतीय राजनीति के समीकरणों को समझता हूं, तो ओवैसी कोई मायने नहीं रखते। और मैं बी टीम ई टीम भी नहीं मानता, और मैं मानता हूं हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी का चेहरा और ओवैसी की भाषा सूट करती है। ओवैसी मुस्लिम वोटों में बिखराव नहीं करते हैं, और मैं गर्व के साथ कहता हूं, मुसलमानों को बधाई देता हूं और मुसलमानों का धन्यवाद करता हूं हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक। और हिंदुओं से कहता हूं इस बात को आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कि हिंदुओं, इन मुसलमानों को प्यार करो। इन्होंने आजादी के बाद मुस्लिम लीग को नहीं पनपने दिया। इस देश के मुसलमानों ने हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को लीडर नहीं माना। इस देश के मुसलमान ने किसी भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को जो सिर्फ एक रिलीजन की बात करता है उसको ध्वस्त करने का काम किया, वोट नहीं देने का काम किया। तो ये गलती के तहत माना जाएगा कि ये नहीं, मुसलमान इस देश के अंदर जो रुका है वो हिंदुओं के साथ रहने के लिए रुका, उनसे प्यार की वजह से रुका है। मुसलमान जो था कट्टर सोच का, गंदी सोच का, वो पाकिस्तान में चला गया 1947 के बाद। तो वही कभी तो आज खल रही है ना कि कोई नेतृत्व तो नहीं कर रहा है। नहीं, नेतृत्व की देखिए, सुनिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ओवैसी की बात पे मैं थोड़ा सा जरूर रुकूंगा। मैं जो कह रहा हूं इसको लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। आपके शायद कुछ सामने कैमरामैन खड़े हैं, वो भी हंस रहे हैं। ओवैसी की हैसियत क्या है इस भारतीय राजनीति के अंदर? कि एक लोकसभा, हैदराबाद, आंध्रा के अंदर। ओवैसी की विधानसभा में हैसियत केवल 7 विधानसभा सीट, बिल्कुल, हैदराबाद के अंदर। 4 मीनार के 4 गेट के अंदर मुसलमानों ने कैद कर रखा है आंध्रा के अंदर। आंध्रा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। उस आंध्रा के अंदर जहां से ओवैसी है, वो आज तक हैदराबाद के बाहर विधानसभा में नहीं निकल पाया मुसलमानों में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान कभी भी धर्म के पीछे, धार्मिक राजनीति के पीछे नहीं भागता। मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा सेकुलर, सबसे बड़ा दूसरे धर्म से प्यार करने वाला इंसान है।
उसने हमेशा इस देश के अंदर मायावती को लीडर माना, उसने सोनिया गांधी को लीडर माना, उसने राहुल गांधी को लीडर माना, उसने ममता बनर्जी को लीडर माना, उसने लालू को लीडर माना, उसने हमेशा जो तेजस्वी को लीडर माना, मुलायम सिंह को लीडर माना, उसने जो है हरियाणा के अंदर हुड्डा चौटाला को लीडर माना, उसने जो है गुलाम नबी आजाद को लीडर, उसको जो दूसरे लोग हैं उसको लीडर माना। मतलब इस देश के जितने हिंदू सक्सेस लीडर हैं उनके पीछे सबसे बड़ा बेस कामयाबी का जो रहा है वो मुसलमान रहा। मुसलमान ने ओवैसी को लीडर नहीं माना है, कभी भी, कभी नहीं माना। अगर मानता तो आंध्रा के अंदर ओवैसी की 5-7 लोकसभा होती और 30-40 विधानसभा सीट होती। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं कहता हूं, 30-40 सीट होती। कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। तो इस देश के अंदर सबसे बड़ा सेकुलर इज्म अगर कहीं है, सबसे बड़ा दूसरे रिलीजन से प्यार है तो मुसलमानों के बीच में है। और यही वजह है कि मैं ओवैसी को कभी इस भारतीय राजनीति के अंदर ये नहीं मानता हूं कि ये मुसलमानों के वोट में बिखराव कर रहा। हाँ, ओवैसी को पर्दे के पीछे से कौन सा ऐसा क्या चीज है मैं नहीं समझ सकता, लेकिन ओवैसी जो बोलते हैं उससे हिंदुओं को पोलराइज, हिंदुओं को एकजुट करते हैं भाजपा के लिए, भाजपा के लिए। बस यही थोड़ा सा एक खतरा है। नहीं तो ओवैसी को देखिए, मुस्लिम राजनीति है, मुस्लिम राजनीति पे कौन बयान देगा? नसीम खान, इमरान मसूद, दानिश अली, इकरा हसन, इनको बयान देना चाहिए ना, टीवी पे नहीं आना चाहिए ना। नसीम खान का नाम इसलिए ले रहा हूं मैं कि हज हाउस के लिए जेल कौन गया? 307 मेरे पे लगी ना, जेल में गया ना। एनआरसी में कौन जेल गया? मैं गया ना, मुकदमा मेरे पे लगा ना। कई प्रोटेस्ट है जिसपे मुकदमे लगे। तो जब नसीम खान लड़ रहे हैं 307 लगवा ली, जेल गए, तो ओवैसी तो जेल नहीं गए, और ओवैसी का इतना बड़ा ओरा भी नहीं है। लेकिन टेलीविजन का चेहरा सबसे बड़ा अगर जो कोई है इस भारतीय राजनीति के अंदर वो ओवैसी है। तो ओवैसी की हैसियत भी नहीं पॉलिटिकल क्यों बैठाते हैं? भाजपा को फायदा देता है ओवैसी, हिंदू वोटों को, कट्टर वोटों को यूनाइट करता है, बस ये फर्क है। अच्छा, आपने इमरान मसूद का नाम लिया। अभी नाहल में जिस तरह एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई थी उपद्रव के दौरान, तो इमरान मसूद वहां आए और उनका आना ही कहीं ना कहीं गाजियाबाद की जो कांग्रेस की पूरी कमेटी है उसके लिए बुरा साबित हुआ है। खलबली मच गई कि इमरान मसूद अकेले वहां क्यों गए। लेकिन उनमें से मुझे लगता है कि आप एक बात ऐसे नेता हैं कांग्रेस के गाजियाबाद के अंदर जिन्होंने इमरान मसूद के हक में बोलने की कोशिश की, तो क्यों वो विरोध करना उनका क्यों सही नहीं है? आप क्यों इमरान मसूद के हक में खड़े हो रहे हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं केवल आप, मुझे, और ये जो बोल रहे हैं पूरी कांग्रेस कमेटी, मैं इसको सही नहीं मानता। अच्छा, किसी ने इमरान मसूद के आने का विरोध नहीं किया। कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो इस शहर की राजनीति में, जिनका कोई कांग्रेस में अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस के बाहर अस्तित्व नहीं है, और उनका उनके परिवारों में भी अस्तित्व नहीं है कुछ भी। वो लोग चाहते हैं इस शहर के अंदर हम नेता बने। वो इमरान मसूद का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। और अगर इमरान मसूद सहारनपुर से चल करके दिल्ली जा करके और नाहल आए हैं, इतनी दूरी तय की है, 5 किलोमीटर दूर जाने में आपको रोक कौन रहा था? नहीं तो आपको एक बार जब इतनी दूर से आए इमरान मसूद, एक बार कांग्रेस के कार्यालय से कॉल कर लेते, उन सबसे मिलके फिर एक टीम निकल सकती थी। इमरान मसूद कहाँ के हैं? सहारनपुर से आए, सांसद है। हाँ जी, उन्हें हमें बुलाना चाहिए था, वो हमें बुलाते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पीछे आपके घर में कोई आए और आपको कहे कि आइए खाना खा लीजिए। नहीं, सूचना तो दी होगी आने की या नहीं दी? मुझे एक बात बताएं, जब हमने उन्हें नहीं बुलाया और हमने उन्हें नहीं पूछा, वो क्योंकि राजनीति करते हैं, वो मुस्लिम लीडर हैं बहुत बड़े, हिंदू लीडर हैं बहुत बड़े, सब समाज ने वोट दिया है। ये हमारे पे एक प्रश्न चिन्ह है कि हम अपने घर में अपने लोगों से मिलने नहीं गए और दूसरे जगह से आकर के वो हमारे लोगों का हाल ले रहा है। ये हमें सोचना चाहिए। और मैंने इमरान मसूद की इसलिए तारीफ की कि इमरान मसूद सहारनपुर से चल करके यहाँ आ गए और हम यहाँ से वहां तक नहीं गए। जो लोग इमरान मसूद का नाम ये ले रहे हैं गलत आए हैं, वो लोग सब पे सवाल खड़ा करते हैं। अभी उन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रावली जो रोड पर आए हैं, रवि शर्मा जी के यहाँ पे, जो उनकी डेथ हुई उनके यहाँ आए हैं, उन्हीं लोगों ने सवाल खड़े किए कि अध्यक्ष जी को नाहल भी जाना चाहिए था। कुछ लोग होते हैं उनके दिमाग में केवल निगेटिविटी होती है और वो सवाल खड़ा करते हैं। जो कुछ नहीं करता है वो सवाल खड़ा करता है। सवाल ये होना चाहिए था
अगर सवाल खड़ा ही करना था और आपकी सोच पॉलिटिकल होती तो आपको सवाल खड़ा करना चाहिए था एडवोकेट अय्यूब अली पे। लोकदल के नेता होके जो सत्ता में शामिल हैं और आप आरोप लगा रहे हो कि सरकार और सरकार की पुलिस मुसलमानों का शोषण कर रही है, तो आपको जयंत चौधरी का इस्तीफा दिलवाना चाहिए था। बिल्कुल, जयंत चौधरी को सरकार से बाहर करना चाहिए था। और आपकी इतनी नहीं चलती है तो आपको लोकदल से इस्तीफा देना चाहिए। ये सवाल करते हैं तो कुंवर अय्यूब अली निशाने पर है एक तरह से। ये सवाल खड़ा हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है भाई, आप नाहल के अंदर खड़े होकर के ये कह रहे हो कि पुलिस अत्याचार कर रही है, तो पुलिस है किसकी? ऐसे ही सवाल हास्यास्पद क्या हुआ, लोकदल जाकर के कह रही है जाकर के नगर निगम में टैक्स गलत बढ़ा। अरे सरकार में शामिल हो, शहर को लूट तुम रहे हो, शहर को बर्बाद तुम कर रहे हो, ये हत्याएं जो हो रही है तुम्हारी सरकार में हो रही है, तुम इसमें शामिल हो, बच नहीं सकते पुलिस पर आरोप लगा करके। खुल्लम खुल्ला बलात्कार, खुल्लम खुल्ला हत्याएं, इस शहर का, इस प्रदेश का जंगल राज कर दिया। चारों तरफ हत्याएं, चारों तरफ लूट है। इस शहर का, इस प्रदेश को क्राइम प्रदेश में लाके खड़ा कर दिया। एनसीआरबी के डाटे हैं। इस शहर के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, जब मुख्यमंत्री ये बोलते हैं ग्रेटर गाजियाबाद, शायद उन्हें लोगों ने बताया नहीं कि थाने के गेट पर हत्या हुई है पुलिस वालों के सामने। ये ग्रेटर गाजियाबाद नहीं, ग्रेटर क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट है। पुलिस का इकबाल ध्वस्त है, गुंडों का इकबाल बुलंद है, सरकार का इकबाल ध्वस्त है, गुंडों का इकबाल चरम पर है। कारवाक डीजीपी है, जिस सरकार में डीजीपी कारवाक हो उस सरकार में वो सरकार भी कारवाक है। और अजय राय हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपराध पर हर जगह घेरने का काम कर रहे हैं। जब ग्रेटर गाजियाबाद यहां मुख्यमंत्री कह रहे थे, उससे एक दिन पहले आकर के अजय राय जी मुरादनगर के अंदर, जहां इनका विधायक है, इस सरकार पे बड़े सवाल खड़े कर रहे थे। इस सरकार तो जो लोग केवल सवाल करना जानते हैं, नेताओं के निगेटिविटी करके, नेताओं पे सवाल खड़ा करके राजनीति करना की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको सड़क पे निकाल करके आपको काम करना चाहिए। कोई जाए या ना जाए, मुझे जाना चाहिए। अच्छा, ये जो संगठन सर्जन अभियान है, इससे कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला? मतलब जनता तक, अभी जनता के दिल में उतरना है कांग्रेस को, जैसा कि मुझे लग रहा है बीते चुनावों को देखकर। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के दिल में ही अभी जगह नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, तो क्या संगठन सर्जन अभियान के तहत बस यही करना है कि कोई नेता हमारा भाग ना जाए मौके से, बस इतना ही काम है? नहीं, देखिए, 2000 ये गुजरात में अहमदाबाद में हमारा महाधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कार्यकारिणी। उसमें ये तय हुआ था कि हम 2025 में कई स्तर पर जाकर के, अलग अलग स्तर पर जाकर के और बाहर से पर्यवेक्षक लगा करके हम बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करेंगे। ठीक। आदरणीय राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठ करके उनके सामने ये बात आई और वहाँ एक प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय हुआ और राहुल गांधी जी ने बड़े जोर दे के इस बात को कहा। दीदी प्रियंका गांधी ने साथ मिलकर के कहा, हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेता, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साथ मिलकर कहा कि हम 2025 में अपने संगठन को सर्जन करेंगे संगठन का, और पूरे संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे और जितनी पॉलिटिकल पोस्ट है उन सबको हम भरने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि 2025 हमारे संगठन सर्जन के लिए पहचाना जाएगा और कई स्तर पर हम काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो हम जैसे कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा और जो प्रदेश है उसमें कैबिनेट मंत्री स्तर के, मुख्यमंत्री स्तर के कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं। और हम लोग जो है जिला अध्यक्ष से लेके, प्रदेश कार्यकारिणी से लेके, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के, ग्राम अध्यक्ष से लेके, मंडल कमेटियां लेकर के बूथ कमेटियों तक हम 100 दिन के अंदर पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। और किसी भी पार्टी की ताकत होती है संगठन, बूथ स्तर तक संगठन। अगर आसमान से पानी बरसेगा और उस पानी को इकट्ठा करने के लिए नीचे खड़ा हुआ आदमी बर्तन लेकर के नहीं खड़ा होगा, जब तक वो पानी इकट्ठा नहीं होगा, तो तालाब नहीं खोदा जाएगा जब तक पानी इकट्ठा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन निचले स्तर पे मैं इसको स्पष्ट मानता हूं कि हमारा संगठन पिछले कुछ समय से बहुत कमजोर था उत्तर प्रदेश के अंदर। दीदी प्रियंका गांधी ने इसको मजबूत करने की शुरुआत की थी
और उसी कड़ी में अब हमारे अविनाश पांडे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, प्रदीप नरवाल जी हैं, राहुल गांधी के जी के और खड़गे जी के दिशा निर्देश के बाद, प्रियंका जी के दिशा निर्देश के बाद हम इसको कई स्तर पर चला करके संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ 6 कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं। हम 37 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उस 37 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के 2-4 को छोड़ दें, यूथ कांग्रेस, महिला दल, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इंटक या एक आध संगठन को, ओबीसी, पिछड़ा विभाग, माइनॉरिटी विभाग, इनको छोड़ने के बाद हमें ये भी नहीं पता था कौन सा संगठन है, मुझ जैसे को नहीं पता था। लेकिन बागपत में मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। बागपत जैसी जगह में जो कांग्रेस के लिए बंजर थी और 25 साल से हमने चुनाव नहीं लड़ा था, वहां पर 37 लोगों को निकाल करके अलग अलग जातियों से, पिछड़े वर्ग को, पसमानदा समाज को, दलित समाज को, महिलाओं को ला करके समायोजित करके हमने 37 के 37 फ्रंटलों पे एक एक लीडर देने का काम किया। हमारी जो जिला कमेटियां भी जो घोषणा हुई, पूरे प्रदेश के हर जिले की कमेटियों की घोषणा हो चुकी 75 की, उस कमेटियों में हमारे यहाँ महिलाओं का 20% समायोजन, दलित समाज का समायोजन, अति पिछड़े वर्ग का समायोजन, मुस्लिम समाज का समायोजन, हर समाज को हमने उसमें जगह देने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी कुछ निष्क्रियता रहेगी, धीरे धीरे उसमें बदलाव करेंगे और हम इसको लेकर के बूथ तक जाएंगे। इसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है, प्रियंका जी को जाता है, खड़गे जी को जाता है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पांडे जी को जाता है। हम बहुत ताकत के साथ अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं और इनकी जो जनविरोधी नीति है उसके खिलाफ संघर्ष। और आज देखिए, जब मैं झंडा लेके निकला, एक बैटरी रिक्शा निकलेगा, घर घर गया, गांव गांव गया, तो और झंडा देखा लोगों ने। आज चर्चा पूरे गाजियाबाद में, मैं नहीं कह रहा हूँ, चर्चा है, आप जहां जाएंगे ये सुनेंगे कि एक लड़का आया था और वो जन जागरण कर रहा था। इनकी गलत नीति, हमारा जन जागरण और बूथ पे हमारा वर्कर होना, ये तय करेगा 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपने जिला स्तर के नेतृत्व की जब बात की, कमजोर है अभी, तो मैंने आपका एक बयान सुना था, आप भाषण दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक कसक दिख रही थी आपके दिल में कि जिला स्तर के नेतृत्व में शायद आपकी मर्जी से कुछ नहीं हुआ। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि शायद आप अपने लिए कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, तो इस बात को क्लियर करें। मैं आज आपके सामने बहुत साफ कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी अपने वर्कर की और सही तथ्य के साथ और सही ड्राफ्टिंग के साथ अगर नेतृत्व को कुछ कहा जाए, लिखा जाए, तो पूरा उतार पार्टी सुनती है। और मेरा सौभाग्य है इस बात को, अब मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इस गाजियाबाद के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर मुझे बहुत कुछ दिया है। इस गाजियाबाद के अंदर पहला मुस्लिम प्रदेश सचिव मैं हूँ। अल्पसंख्यक का मुझे अध्यक्ष बनाया। आज मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। कई प्रदेशों में मैंने जो है यूथ कांग्रेस के चुनाव कराए, कई प्रदेशों में मैं लोकसभा ऑब्जर्वर, विधानसभा ऑब्जर्वर रहा, मुझे बहुत कुछ दिया। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि आपकी मनसा के अनुरूप नहीं हुआ, आपकी सुनने की कसक थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहला सवाल खड़ा किया कि दलित आदमी को उपचुनाव में चुनाव लड़, 2 मुस्लिम, यहाँ संगठन में पहला सवाल खड़ा किया मैंने कि एक प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाता, हमारे यहाँ जो प्रभारी बनाया जाता पश्चिम का। तो मुझे पता चला कि शायद ये लोग उपाध्यक्ष, संगठन प्रभारी किसी मुस्लिम के अलावा बनाने जा रहे हैं। तो मैंने प्रदीप नरवाल जी से ये कहा कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुसलमानों के नाम से जाना जाता है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आप यहाँ मुसलमान को एक उपाध्यक्ष जरूर बनाओ। हम नहीं कह रहे हैं कि दूसरों को मत बनाओ, आप गुजर को, जाट को, यादव को या किसी और को बनाओ, हमें आपत्ति नहीं है, उसको उसका हक दो, लेकिन साथ में आपको एक की जगह 2 बना दो, आप कोई मुसलमान बनाओ। उसने कहा किसे बनाए, मैंने कहा किसी को भी बना दो आपको। मैंने कहा मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के विधानसभा को जानता हूं, आप मुझे देंगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करूंगा, नहीं भी देंगे तो आप मुस्लिम बनाएंगे। मैंने लेटर दिया, 10 दिन बाद रिजवान कुरैशी मुरादाबाद से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। क्या पार्टी ने मेरी नहीं मानी? मेरे समाज का नहीं है वो। एक चीज, उपचुनाव आया गाजियाबाद में, पूरे उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद शहर सीट पर उपचुनाव था। मैं तनुज पुनिया जी इंचार्ज बन के आए, मैं प्रभारी के रूप में अपना बायोडाटा दे रहा था और उसके रूप में विधानसभा उम्मीदवार के रूप में अपना बायोडाटा दे रहा था कि मुझे आप चुनाव लड़ाओ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कह रहा था कि मुझे नहीं तो दलित समाज को चुनाव लड़ाओ। और दलित समाज, क्योंकि गाजियाबाद शहर पे मुस्लिम और दलित बड़ी तादाद में, और लाइन पार क्षेत्र जो है गाजियाबाद शहर में 70% आबादी का हिस्सा है। उनकी भावनाओं को समझते हुए लाइन पार से 2 और दलित 2 और मुस्लिम में हूं ही मुझे 2। पार्टी ने सिंगराज जाटव के रूप में, तो आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूं। ठीक है, कामयाबी नहीं मिली, गढ़ है भाजपा का, दिया दलित समाज को सम्मान दिया। कुशल नेतृत्व है। हमें वीर सिंह जाटव नहीं, सिंगराज जाटव जो चुनाव लड़ाया। अच्छा। हमने चुनाव लड़ने से मना किया कि पार्टी ने कि हम नहीं लड़ेंगे।
तो समाजवादी को कैंडिडेट चला गया। समाजवादी को भी जब ये बात गई तो समाजवादी ने दलित दिया, उनके पास और भी कास्ट के थे। उसके बाद आता जी जिला शहर अध्यक्ष की बात, मैंने भी कहा भाई मुझे बनाओ। यहां से मेरी हमेशा मांग रही है कि इस गाजियाबाद में मुसलमानों को जिला या महानगर में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मेरी मांग रही है। मैं कहता आया हूं आप मुझे मत बनाओ, किसी और मुसलमान को बना दो, लेकिन मुसलमान को बनाओ। अगर मैं मुस्लिम लीडर हूं, मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? ये मेरा दायित्व है कि मैं अपने अपने समाज की, कांग्रेस सब जाति का, सब धर्मों का सम्मान करती है और इस कांग्रेस में कोई किसी एक जात धर्म का नेता नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ लीडर हूं, मैं मुस्लिम समाज से हूं, तो मैं कहता हूं कि गाजियाबाद में मुस्लिम वोट सबसे बड़ा है, दलित और मुस्लिम बराबर है, सबसे बड़ा वोट है। तो आप मुसलमान को बनाओ या दलित को बनाओ, दो आदमियों को यहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दलित को गजराज सिंह के रूप में पहले भी मिल चुका है, लेकिन पार्टी ने मुसलमान को नहीं दिया, लेकिन एक दलित को दे दिया वीर सिंह जाटव के रूप में। अच्छी बात है, दे दिया, लेकिन मुसलमान को अभी नहीं मिला। मेरा कहना है आगे, अब नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी हो, जब भी कांग्रेस पार्टी करे, मैं आपके इस इंटरव्यू, इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से मांग कर रखता हूं कि आने वाले समय में मुसलमान को यहाँ का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और एक चीज और है प्रदेश नेतृत्व से कि समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए तो कम से कम काबिल लोग ढूंढे जाए, ना काबिलों पर नाकाबिलों को बैठाने का मतलब है हम अपने संगठन को खत्म हो जाएगा, खत्म कर रहे हैं। ये जब बातें मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं तो उसको बहुत सारे लोग अपने विरोध में समझते हैं। बहुत सारे लोग मुसलमान नेता भी समझेंगे तो अपने लिए मांग रहा है। मैं तो कहूं भाई आप बनो, आप निकल के आओ, बनो, ताकत होनी चाहिए अधिकारियों के सामने आने के लिए। लेकिन इतना मैं कहता हूं आपसे, मैं अभी जब हस्ताक्षर अभियान करा रहा था और मैं गली गली घूम रहा था, सबसे ज्यादा गंदगी मुझे दलित और मुस्लिम वार्डों में मिली। कैला भट्टा में ईदगाह के सामने। कारण क्या है इसका, इस गंदगी का? भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से, दलितों से नफरत करती है। निगम ने यहाँ के मुसलमान और दलित के खिलाफ एक धर्म युद्ध छेड़ रखा और मैं कीचड़ में खड़ा हुआ जानबूझ के, मेरे इतने इतने जूते मोजे तक कीचड़ थी ईदगाह के सामने। जुमे की नमाज जब पढ़ के निकला और जो लोग आए, मैं कीचड़ थी। और मैंने कहा कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे ताकत दे दी, उस दिन मैं इन अधिकारियों को इनके घरों से निकल के कार्यालय नहीं जाने दूंगा, इनको खींच खींच ला करके ऐसी कीचड़ों में बिठाने का काम करूंगा। अच्छा, इस वक्त कांग्रेस की एक मतलब उसके एक्शन की आवश्यकता है मुस्लिम समाज को। किस तरह आप अपनी गाड़ी में धर्म या जाति कुछ लिखवा लेते हैं तो उसको लेकर चालान हो जाता है कि ना आप जाति लिखाएं ना धर्म बताएं, ठीक है, अच्छा भी लगता है कि रास्ते में धर्म जाति का कोई काम नहीं है। लेकिन अब कांवड़ फिर से शुरू हो रहा है और एक फौज निकलती है, ये पुलिस नहीं होती है लेकिन एक दूसरी फौज निकलती है और कह रही है कि अपना नाम लिखो आप अपने रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे। तो इस पर कांग्रेस को कोई एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए ना कि क्यों नाम लिखना है, क्यों धर्म जाति को फिर से सामने लाना है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि एक्शन का रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसी पिच पे खिलाना चाहती है हमें कि हम कुछ बोले और ये कुछ बोले और फिर उस पर टेलीविजन डिबेट चले। ये समय बहुत सेंसिटिव है और बहुत समझ के चलना चाहिए। और राहुल गांधी जी बार बार इसी बात को कहते हैं। कानून के दायरे में किसी भी दुकान पे नेम प्लेट लगाना या गाड़ी में नेम प्लेट लगाना कोई पाप नहीं है। गाड़ी में नेम प्लेट नहीं लगाना चाहिए, गाड़ी में सिर्फ नंबर होना चाहिए, उसका चालान कटना ही चाहिए। जो पठान लिख ले, मलिक लिख ले, सैफी लिख ले या गुजर या जाट लिख ले, उसका चालान कटना चाहिए, गाड़ी सीज होनी चाहिए। साफ कानून कहता है ना, हम लोग लगाते कभी ऐसा। और मुस्लिम तो मैं देखता हूँ बहुत कम लगाते हैं, थोड़ा बहुत आ गया पैसा लोगों कुछ बरातियों पे वो करने लगे ऐसी बातें। लेकिन जहां तक कावड़ की बात की आपने, कावड़ में मुस्लिम मुद्दा नहीं है। मुस्लिम मुद्दा होता तो कावड़ यात्रा में पहले भी झगड़े होते। मुझे एक बात बताए, समाजवादी बसपा की सरकारें रही, उससे पहले भाजपा की भी रही, उससे पहले और भी सरकारें रही, क्या कभी कावड़ में हम तो बचपन से देख रहे हैं, कभी कावड़ में कभी कोई दिक्कत कभी नहीं हुआ। मुस्लिम मुद्दा नहीं है, कह रहा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। मुद्दा वोटों की राजनीति है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है। किस बात से हो रहा? कह रहे हैं कि मुस्लिम ढाबा होगा, वो मांस का सेवन करके आया होगा, इस दौरान हम ऐसा कर नहीं सकते कि कोई मांस छू कर भी आया हो और उसके हाथ से होली भी धर्म है, पानी ग्रहण कर ले। होली भी धर्म है, होली भी त्योहार है, धार्मिक तो हाँ, अब हर त्योहार में आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम इलाकों में गोश्त की दुकानें बंद कर दी जाती। नहीं, होली भी धार्मिक त्योहार है।
मैंने अपने इलाके में सम्राट चौक पे विजयनगर में 200-200 मीटर की लाइन लगी देखी है, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। होली के दिन शाम को, जिस दिन पूजा होती है, कहा गोश्त की दुकान, गोश्त की दुकानों पे हम्म। लाइन लगी देखी है। क्या बात है कि आपको मुस्लिम गोश्त की दुकानों से ही नफरत है? आपको चलो मेरे साथ राजीव कॉलोनी, मोहन नगर, वाल्मीकि समाज की गोश्त की दुकानें खुली है, उनसे नफरत क्यों नहीं है? कभी जाओ वहां, बंद करवाओ उनको। तो केवल वोट क्यों की नहीं? राजनीति। मुसलमानों की गोश्त दिखाई दे रही, चलो ना आप KFC, चलो आनंद चिकन, नजीर, चलो जो ऑनलाइन सप्लाई करते हैं हर वक्त, उनसे नफरत क्यों नहीं है आपको? नफरत केवल उनसे भी नफरत नहीं है, बहुत प्यार मोहब्बत है। सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स के लिए ऊपर से आदेश आता है और ये किया जाता है। और मुसलमानों को अब समझना चाहिए 10-15 दिन में कुछ नहीं हो रहा है। एक कावड़ में ये होगा नहीं, ना हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक कावड़ में इस रास्ते को सारे मुसलमान छोड़ दें और ताले लगा के अपने घर बैठ जाए। हम देख लेंगे किसी गाड़ी पे लठ नहीं बजाया जाएगा, किस मोटरसाइकिल पे लठ नहीं बजाया जाएगा, किस जगह तांडव नहीं होगा, देख लेंगे। जो भी रास्ते में दिक्कत होती है वो मुसलमानों के साथ होती नहीं है। जिसको हिंसा करनी है उसे तो हिंसा करनी है, मुसलमान नहीं मिलेगा तो किसी और के साथ करेगा, उसके तो ब्लड के अंदर हिंसा है। अब मुसलमान लड़ कहां रहा है? मुसलमान तो नहीं लड़ रहा है। अब जैसे इटावा में हो गया, इटावा में हो गया, मुसलमान लड़ ही नहीं रहा है। वहां हो गया रामजी लाल सुमन के साथ, भाई मुसलमान तो लड़ ही नहीं रहा है, अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं फिर भी ये बात कह रहा हूं और मैं बड़ी बात कह रहा हूं, हम साग सब्जी के बगैर रह, हम बिना मांस के रह लेंगे। अगर हिम्मत है इन अंधभक्तों के, तो आप योगी जी से, मोदी से कह रहे पूरे देश से मांस की बिक्री पर और मांस की कटान पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगवा दें। आप तो मांस की बात कर रहे हैं, गोवा में इनके मैनिफेस्टो के अंदर बीफ के मांस को बढ़ाएंगे ये लिख करके आया था। आप तो मांस की बात कर रहे हैं। के रिजिजू ने, इनका जो गृह राज्य मंत्री था, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था मैं बीफ का सेवन करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि कपूर ने कहा था कि मैं गाय को बाहर जाके खाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। इस देश के अंदर 70% आबादी मांसाहार है। बिल्कुल। बंगाली हिंदू के मछली फ्रिज में पानी कम, मछली ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तमिलनाडु का पंडित आचार्य भी मांस का खाता है। ये समझते ही नहीं है। तो एक बार मुसलमान बंद कर दे मांस के कारोबार को, पता चल जाएगा ये जितने मुजफ्फरनगर में बैठे हैं, सहारनपुर में बैठे हैं, डासना में बैठे, सब हिंदुओं के बड़े बड़े स्लेटर हाउस है। मुसलमान तो मजदूरी करता है बेचारा, मुसलमान तो मजदूरी करता है और मुसलमान के लिए बंद होने से कोई नुकसान भी नहीं है। वो गोश्त ना बेच, गोश्त की मजदूर है, केले की ठेली लगा लेगा, कहीं लोहे की फेरी लगा लेगा। मुसलमान को तो 1000 रुपये कमा के लाना है और 1000 रुपये कमा करके अपना कारोबार चलाना है। वो अखबार बेच के कमा लेगा, वो किसी के जो है कुछ भी मजदूरी करके लगा लेगा, लकड़ी काट के कमा लेगा। लेकिन जिनके स्लेटर हाउस बंद होंगे उनका क्या होगा? आप ऊंट को तो संरक्षित करते हैं, ऊंट पे प्रतिबंध लगाते हैं, पूरे देश में ऊंट नहीं कटेगा, लेकिन गाय पूरे देश में नहीं कटेगी, इसका पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते। पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते। गाय जगह जगह कूड़ा खाती मिल रही है। बिल्कुल। तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये सब इनकी राजनीति है। इनकी राजनीति का जवाब यही है, प्यार से। मेरा दोस्त पवन दीक्षित हिंदू है, मेरे दोस्त बहुत सारे हिंदू हैं, वो हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, ये भाजपा के फॉलोवर है। हिंदू बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है, भाजपा का फॉलोवर नफरती होता है। और इसलिए मुसलमानों से कहता हूं, भाजपा के फॉलोवर को देख करके, जो भाजपा का फॉलोवर है उसको देख करके उसे हिंदू समझ के जवाब ना दे। हिंदू तो वो है जो आपके साथ खाना खा रहा, जो आपको अपने घर खाना खिला रहा। एक संगठन का कार्यकर्ता सोच के उसको जवाब दिया। उसको संगठन का कार्यकर्ता, उसका काम है नफरत फैलाना, और वो वही है जो शाम को जाके मांस खाता है। बस उसको यही टास्क मिला है, नफरत उसको टास्क मिला, वो वही है जो शाम को जाके मांस खाता है। बिल्कुल, वो वही है, वो शाम को जाके मांस खाएगा, बकरा ईद पे आपसे कहेगा मैं आ रहा हूँ आपके, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके आ रहा हूँ। एक बार मंगल पे या पता नहीं शिवरात्रि पे ईद पड़ गई थी, तो हमारे पूरे घर का जो हमने बांटने के बाद बकरा बचा रहा, तो हमारे परिवार ने कहा ये क्या हुआ? मगर आज हमारे दोस्त खाते नहीं हैं 3-4 दिनों में, तो इसलिए बच गया। तो वही है, सब सिस्टम है। ये देश बहुत प्यार का, मोहब्बत का है। कुछ समय के लिए नफरती लोग पनप गए राजनीति में, तो पनप गए, ठीक है, आगे ऐसा नहीं है। तो
गाजियाबाद में बहुत मुस्लिम नेता हैं, लेकिन मुसलमान हो या हिंदू हो, लेकिन सीधा से ये कहना सही होगा कि शहर के उत्थान के लिए, जिले में हो रही नाइंसाफियों के लिए यदि मैंने किसी को खड़े होते देखा है तो वह नसीम खान ही हैं। और उनसे मैंने कई सवाल किए। कोई सवाल यदि छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आगे आने वाले समय में हम वह सवाल भी उनसे अवश्य पूछेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।